प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 8। अध्याय का जो नाम है वह यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस अध्याय से संबंधित जो है कार्य पुस्तिका में प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हम हल आज करेंगे। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों वाक्यांशों के लिए कविता में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, उन शब्दों को यहाँ पर लिखना है। जैसे पहुँचने का स्थान कविता में आया है गंतव्य, इंतजार का कविता में आया है प्रतीक्षा, और सूर्यास्त का आया है अंत। सूर्यास्त का यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, लिखूँगा अभी। पृथ्वी एवं ग्रहों के बीच का स्थान होता है अंतरिक्ष, और सूर्यास्त का सूरज डूबना, सूर्यास्त के लिए आया इसमें सूरज डूबना, और पृथ्वी एवं ग्रहों के बीच का स्थान होता है अंतरिक्ष। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 देखिए, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। तो चिड़िया अपना घोंसला घास फूस और तिनकों से बनाती है, और कहाँ बनाती है, वृक्ष की टहनी पर बनाती है, ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तुम्हारे आसपास कौन कौन सी रेलगाड़ियाँ चलती है, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो आपका जहाँ निवास स्थान है वहाँ से कौन कौन सी रेलगाड़ियाँ जाती है और कहाँ तक जाती है, कहाँ से जाती है, ये आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है रेलगाड़ी दिल्ली एक्सप्रेस, ये दिल्ली से चलती है और कहाँ तक जाती है, बठिंडा तक जाती है। गंगानगर एक्सप्रेस रेवाड़ी से चलती है और श्री गंगानगर तक जाती है, ये मैंने लिखा है। आपके आसपास यदि कोई और रेलगाड़ी हो जो जाती हो तो आप उसको जो है लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4 में है कि किसी का इंतजार करते हुए तुम्हारे मन में कौन कौन सी बातें आती हैं। यानी जब इंतज़ार हम किसी का करते हैं तो वो जो इंतज़ार की घड़ियाँ होती हैं वो बड़ी ही जो है मुश्किल से कटती है। जैसे इंतज़ार करते हुए मन में अनेक विचार आते हैं, क्योंकि इंतज़ार के क्षण बड़ी कठिनाई से बीतता है। जब हम इंतज़ार करने लग जाएं तो वो जो समय है वो बड़ी ही यूँ लगता है, पता नहीं 10 मिनट का समय भी हमें 1 घंटे जैसा लगता है, तो बड़ी कठिनाई से बीतता है। इसके बाद देखिए, तुमने अपने नाना नानी दादा दादी से कोई कहानी सुनी होगी, उसे अपने शब्दों में लिखो। तो एक बार एक कौवा था। मैंने क्या कहानी सुनी वो मैं लिख रहा हूँ, आपने अगर इसके अलावा कोई और कहानी सुनी हो तो आप लिख सकते इसमें। एक बार एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी थोड़ा था। वह एक पाइप लाया, उसमें पाइप को घड़े में डालकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ये कहानी मैंने लिखी है। आप कोई अन्य कहानी इसमें लिख सकते हैं जो आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी हो। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष के पार अथवा दुनिया की खबरों का पता हमें कैसे चलता है। कैसे चलता है आजकल, सबसे पहले समाचार पत्रों के माध्यम से चल जाता है, समाचार जो चैनल है उनके माध्यम से चल जाता है, रेडियो के समाचार है उनसे चल जाता है, ठीक है। और इसमें एक है मोबाइल के द्वारा भी चलता है। आजकल मोबाइल पर जो है सारी जो खबरें आ जाती हैं, तो मोबाइल के द्वारा भी चल जाता है। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 प्रश्न में क्या पूछा गया है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। इस वाक्य को गद्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि चिड़िया के चोंच में अभी भी तिनका दबा है। इस प्रकार निम्नलिखित काव्यांशों को गद्य के रूप में लिखो। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, ये कविता की एक पंक्ति है। और इसकी जो है गद्यात्मक कैसे लिखेंगे कि रेलगाड़ियाँ भी निश्चित समय पर गंतव्य तक पहुंच रही है। और ये अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, यानी अभी भी अतीत का वह अंतिम भाग कहा जाता है उसके बारे में। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 का जो क भाग है, इस कविता में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो आप यदि कविता को आराम से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इसमें जो है
विस्मयादिबोधक पूर्ण विराम और अल्प विराम का जो प्रयोग है वो किया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 का जो ख है उसमें क्या पूछा गया है कि उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कविता में किन किन पंक्तियों में हुआ है, वो पंक्तियां लिखने। जैसे नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अब नहीं के बाद जो है ये अल्प विराम है और यह सबसे कठिन समय नहीं, इसके बाद ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है और यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसके बाद ये पूर्ण विराम है। 3 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तीनों का मैंने 2 लाइनों में करके आपको बताया। इसी प्रकार से हुआ है, ये पूर्ण विराम है, यहाँ ये विस्मयादिबोधक है और यहाँ नहीं के बाद जो ये अल्प विराम है। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर गय में जो है क्या पूछा गया है कि इन्हीं विराम चिन्हों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। अरे वह कहाँ गया, अब अरे के बाद जो लगा ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है और वह कहाँ गया, यहाँ जो पूर्ण विराम है। मोहन ये अल्प विराम है, मोहन के बाद सोहन और रमेश घर जा रहे हैं, ये पूर्ण विराम है। तीनों का प्रयोग इस वाक्य में दोबारा करके दिखाया है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, हिमालय पर्वत एक अल्मोड़ा नाम की एक बस्ती है, उसमें एक बड़े मियाँ रहते थे, उनका नाम अब्बू खां था। उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था, बस 1-2 बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते फिराते और शाम को घर में लाकर बांध देते। अब्बू गरीब थे और भाग्य भी उनका साथ नहीं देता था। उनकी बकरियां रस्सी तुड़वा कर भाग जाया करती थी। पहाड़ पर एक भेड़िया रहता था, वह उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है कि न अब्बू खां का प्यार, न शाम के दाने का लालच और न भेड़िए का डर उन्हें भागने से रोकता। उन्हीं बकरियों में एक चांदनी नाम की बकरी थी, जिसे अब्बू को इतना अधिक प्यार था कि वे उसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार न थे। ये छोटी सी कहानी है अब्बू मियाँ की। तो इसके बाद देखिए हमें क्या पूछा गया इस कहानी से संबंधित, तो वो ये है कि कहानी के अंश में आए वर्ड सर्वनाम को छांटो, यह भी लिखो कि उनका प्रयोग जो है किन के लिए किसके लिए प्रयोग हुआ है। जैसे करके दिखाया गया है, उसमें के लिए जो है अल्मोड़ा के लिए प्रयोग हुआ है इसमें, उसमें शब्द का। तो जैसे उनका बड़े मियाँ के लिए प्रयोग हुआ है, उन्हें अब्बू खां के लिए प्रयोग किया गया है। आगे जो उन्हें प्रयोग है वो बकरियों के लिए भी हुआ है, उनकी यानी अब्बू खां के लिए हुआ है, वह भेड़िए के लिए प्रयोग हुआ है और जिससे चांदनी के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10, इस 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया है ये भी आप देखिए कि इन वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखो। जैसे भेड़िया उन्हें खा जाता था, अब संज्ञा के जगह जो सर्वनाम का प्रयोग करना है, यानी भेड़िया के स्थान पर हम लिख देंगे वह उन्हें खा जाता था। इसी प्रकार अब्बू खां गरीब थे, तो अब्बू खां के स्थान पर हम लिख देंगे वे गरीब थे, वे जो सर्वनाम आ गया। अब्बू खां को बकरियां पालने का शौक था, अब्बू खां को किसको, उसको, यानी हम लिखेंगे वाक्य उसको बकरियां पालने का शौक था। उसको जो शब्द है ये सर्वनाम है, किसके स्थान पर है, संज्ञा के स्थान पर। यानी आपको सिखाने की बात यह है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम, जैसे मैंने इसमें प्रयोग करके दिखाया है। इसी प्रकार चांदनी को अपनी आज़ादी प्यारी थी, चांदनी जो बकरी थी उसका नाम है, उसके स्थान पर सर्वनाम जब लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे उसको अपनी आज़ादी प्यारी थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो हल है हमने किया। आगे प्रश्न नंबर 11 देखिए। 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कई वस्तुएं ऐसी है जो एक होती हैं तो उसे अलग ढंग से बोलते हैं, एक से अधिक होने पर ढंग उसका जो बदल जाता है। जैसे डंडा डंडे डंडों, बच्चा बच्चे बच्चों। इसी प्रकार कुत्ते का लिखना था हमें, कुत्ता कुत्ते कुत्तों, कपड़ा कपड़े कपड़ों, अंडा अंडे अंडों, ये भरना था हमें। इसी प्रकार से शाला शालाएं शालाओं, माला मालाएं मालाओं, कला कलाएं कलाओं, लता लताएं लताओं, कविता कविताएं कविताओं। इसके बाद देखिए बाल्टी बाल्टियाँ बाल्टियों, नदी नदियाँ नदियों, राखी राखियाँ राखियों, टोपी टोपियाँ टोपियों, गोपी गोपियाँ गोपियों। ये इस प्रकार से है। इसके बाद देखिए आप आगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में जो है क्या इन शब्दों
के अलग अलग रूपों से वाक्य प्रयोग करके बनाना है हमें। जैसे मैंने क्या बनाया कि वह अपने पास डंडा रखता है, यानी एक वचन में बनाया ये। उसने गधे को डंडों से पीटा, डंडों यानी ये बहुवचन में प्रयोग किया। उसने गधे के डंडे लगाए, डंडों से पीटा, डंडे लगाए, डंडा, डंडे, डंडों, तीनों शब्दों का प्रयोग मैंने यहाँ वाक्य में कर दिया। इसी प्रकार से आगे देखिए वाक्य नंबर 4, सफ़ेद कपड़ा सुंदर लगता है। कपड़ा का प्रयोग हो गया इसमें। सफ़ेद कपड़े पर कढ़ाई का काम आसानी से किया जाता है। यहाँ पर कपड़े शब्द का प्रयोग मैंने किया, जैसे यहाँ पर कपड़े का कपड़ा लगाया, यहाँ पर कपड़े। और अगला जो है वह सफ़ेद कपड़ों में नील देने से कपड़े खिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद देखिए 7 नंबर, कविता में प्रकृति का वर्णन किया गया है। इसमें जो है कविता शब्द का प्रयोग एक वचन में किया गया। कविताएं ज्ञानप्रद होती हैं, ये बहुवचन का प्रयोग किया। कविताओं में दिनकर जी की कविता श्रेष्ठ है, ये कविताओं का प्रयोग जो है हमने इस वाक्य में किया है। आप भी इसी प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इस साइड में जो है 1 नंबर, अध्यापन एक कला है। बच्चों में अनेक कलाएं होती है, पढ़ने में सभी कलाओं का ज्ञान हो गया, पढ़ने से सभी कलाओं का ज्ञान हो गया। तो कला, कलाएं और कलाओं, तीनों शब्दों का प्रयोग हमने किया। इसके बाद देखिए जो है राखी का त्यौहार आया है, फेरी वाले सुंदर सुंदर राखियां बेच रहे हैं और राखियों में सोने चांदी की राखियां भी थी। तो इसमें देखिए राखी शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहले, उसके बाद राखियां शब्द का प्रयोग किया गया, उसके बाद राखियों शब्द का प्रयोग इसमें किया गया। आगे देखिए 7 नंबर क्या है कि उसके पास गोल टोपी है। टोपियाँ रंग बिरंगी होती है, टोपियों में गोल टोपी श्रेष्ठ होती है। यानी सबसे पहले मैंने टोपी शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद टोपियाँ शब्द का प्रयोग किया और आगे टोपियों, इस प्रकार से प्रयोग किए। आप भी अपनी कार्यपुस्तिका में इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही, आगे की कक्षा में हम अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।